नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। Welcome to all of you for a wonderful session on Constitution of India. So today we are going to discuss about the state legislature. स्वागत है आप सभी लोगों का। और संविधान की इस अमृत कथा में आज हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सभी लोग जैसा कि हमने कल तय किया था कि 7:15 के बजाय 7:30 बजे मॉर्निंग में हम सेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि बाकी जो जरूरी कार्य है ऑफिस इत्यादि के वो सब लोग कर सके। सो स्वागत है आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग, हरिओम लोधी राजपूत, सुनील सिंह जी, सुप्रभात सुनील जी। और आज हम महान विचारों के साथ अपने इस लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के महान राष्ट्रपति रहे हैं, उनके कुछ विचारों की हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद संविधान पर अपनी परिचर्चा। देवीराम राजपूत जी, लेखराज सिंह लोधी जी, डॉक्टर लेखराज सिंह जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जितेंद्र सिंह राजपूत, रेबल मुकेश सेन, इंजीनियर भुवनेश लोधी, रवि कुमार राजपूत। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जगे नहीं हैं। काफी लोग लगता है सो रहे हैं, इसलिए अभी परिचर्चा में नहीं जुड़ पाए हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे वो लोग भी आ जाएंगे। और चंदा माहुर जी, इंजीनियर भुवनेश सिंह लोधी, रेबल मुकेश सेन, ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, गजेंद्र सिंह, राम किशन राजपूत जी, लोधी राजू वर्मा, भंवर सिंह नरवरिया साहब, आपकी कविता हमें प्राप्त हो चुकी है नरवरिया जी। आज आपकी कविता हम लोग पाठ करेंगे। प्रभाकर लोधी, पुरुषोत्तम आर्या, पुरुषोत्तम हाउ, शिवम राजपूत जी, अतुल राजपूत जी, लोकमन सिंह, गुड मॉर्निंग लोकमन जी, नीरज कुमार, प्रणाम नीरज, अनिल कुमार, राजेश कुमार लोधी, जयप्रकाश वर्मा, डॉक्टर विजयपाल जी अलीगढ़ से, नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? लोधी शैलेंद्र जी नोएडा से, गुड मॉर्निंग। लोधी पुष्पिंदर सिंह नीटू, डॉक्टर सुमेंद्र कुमार, जय हिंद राजपूत। चलिए, गुड वर्क, बुलंदशहर से इंजीनियर ओमकार लोधी, कृष्णा राजपूत, संजय लिल्हारे, गुड मॉर्निंग संजय, जय हिंद। दिलीप वर्मा, जितेंद्र सिंह राजपूत, विवेक सिंह, अनुज पथरिया, लोधी लाला भैया सिंह, पन्ना से हमारे बीच, गुड मॉर्निंग। लोधी गुरदुन सिंह, नरेश बाबू लोधी, हेमराज सिंह राजपूत, संदीप लोधी, लोधी राजू वर्मा, नरेंद्र वर्मा राजपूत, हरश्याम लोधी, जितेंद्र राजपूत, ओम प्रकाश सिंगरौल जी, आशीष लोधी, विवेक सिंह, जितेंद्र राजपूत। चलिए, राकेश लोधी, चौधरी संजय यादव, कैसे हैं संजय जी? ओम शिव वर्मा, महेंद्र पाल राजपूत, विवेक सिंह, सुरेश राजपूत इटावा से हमारे बीच में है, राजू मोहन लोधी, धीरज सिंह राजपूत, राम मिलन, दीपक राजपूत, गुड मॉर्निंग महेंद्र पाल राजपूत जी, धीरज सिंह जी कन्नौज से। तो अभी कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है, नरेंद्र वर्मा जी कासगंज से, भरत कुमार, लोधी राजू वर्मा, सूबेदार सिंह लोधी हमारे बीच में, अनुराग सिंह, वीरेंद्र राजपूत जी बदायूं से, लोधी हरिओम राजपूत, जितेंद्र सिंह राजपूत, अमर सिंह, गुड मॉर्निंग अमर सिंह, क्या हाल है दमोह में? उत्तम सिंह राजपूत, सत्यराज सिंह लोधी, श्याम कुमार लोधी, सूरज लोधी, हरिओम राजपूत जी इटावा से, हेमराज सिंह राजपूत, प्रणाम। आरबीएस लोधी जी लोधी, मयंक राजपूत, यश राजपूत जी, राम लखन राजपूत जी, अमित राजपूत, सरोज राजपूत जी, गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र लोधी, नीरज राजपूत, गुड मॉर्निंग नीरज जी, सिंह लोधी, बाल मुकुंद, रूप किशोर राजपूत, इंदर सिंह जी, अमित राजपूत, जयप्रकाश वर्मा जी गंगीरी से हैं, गंगीरी हमारे गांव के पास में है। जयप्रकाश जी हाउ यू? पद्मेश लोधी जी, अच्छा मेरी आईडी से भी किसी ने बना रखा है फैन, गुड।
कुछ कुछ बीच में प्रभास राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी, लोधी, राजू वर्मा, चलिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, एडवोकेट कमलेश राजपूत। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। मतलब काफी लोग सुबह भी जग गए और बचपन में हम देखते थे कि अमित राजपूत, लोधी गजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, लोधी संतोष सिंह राजपूत, गजेंद्र सिंह राजपूत नौगांव, सतीश लोधी उन्नाव, सुप्रभात गुड मॉर्निंग, प्रथम सिंह, अभिषेक कुमार, दीपक राजपूत, नर्मदा इंटरप्राइजेज शाहबाद। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह राजपूत, चलिए बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। चंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश वर्मा, संजय यादव का सुझाव है कि हम लोग यूट्यूब पर बनाएं। बिल्कुल, यूट्यूब पर भी सारी चीजें आती हैं और बाकी हम लोग और प्रयास करेंगे। सो एक जो अच्छी बात है वो ये है कि इतने सारे लोग सुबह, इतनी सुबह जग गए, जग के आप लोग तैयार भी हो गए और तैयार हो गए आप बिल्कुल सेशन के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, बैठ गए हैं। ये जो चीजें जब हमारे पास आ जाती हैं, जब इस तरह की अप्रोच आती है कि हम नॉलेज की, एजुकेशन की बातों के लिए जब समर्पित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बड़े परीक्षाएं होती हैं, खास करके आईएएस वगैरह में या आईआईटी वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि तपस्या सी करनी पड़ती है। हम लोग जो है, हमारा एक अनुशासन होता था कि यार हमें सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है तो हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे, या हमको पूरी रात पढ़ना है तो हम पूरी रात पढ़ते थे। तो वो आपके लक्ष्यों के आपको अधिक नजदीक पहुंचाती है। और अगर हमें इन चीजों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, शिक्षा में और ज्ञान के प्रति अगर हमारा इंटरेस्ट पैदा हो जाए, तो फिर हमें फिर उससे ज्यादा अच्छा कुछ लगता नहीं है। मिट्टूलाल राजपूत जी कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। मनोज राजपूत, सो बड़ा अच्छा है कि कम से कम हम लोग, अब आप में से बहुत सारे लोग विद्यार्थी नहीं है, फिर भी मॉर्निंग में जल्दी जगना और जग करके सेशन में पार्टिसिपेट करना, इट्स अ वेरी गुड चेंज इन सोसाइटी। और ये सब चीजें एक अच्छे समाज की निशानी होती हैं। एक बेहतर समाज का अगर निर्माण होता है, उदय सिंह समाज सेवक, जय हिंद, तो उस समाज में सबसे पहले बौद्धिकता लीड करती है। किसी भी सोसाइटी का अगर डेवलपमेंट होना हो, उसको आगे बढ़ना हो, तो पहला जो काम होता है, उस सोसाइटी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सबसे पहले आगे निकल के आते हैं, वो सबसे पहले जगते हैं, वो सबसे पहले चीजों को जानते हैं और उसके बाद वो चीजों को लीड करते हैं कि भाई हम जो है, हमें ये जानकारी हो रही है और ये सारी जानकारी हम खुद भी हासिल कर रहे हैं और अपने समाज में जो ऐसे लोग हैं, जो गरीब हैं, उपेक्षित हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षा हैं, उन लोगों तक ये सब पहुंचाएं। तो अगर बौद्धिक तबके में हलचल होती है तो उसके बाद उसका परिवर्तन धीरे 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 नीचे तक पहुंचता है। तो बहुत अच्छा प्रयास आप सभी लोगों का। और इतनी सुबह 7:30 बजे आप लोग जुड़े, मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग जग नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा है आप सभी लोग जगे। और हम लोग आज जो चर्चा आरंभ करेंगे वो भारत के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विचारों के साथ में। आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा। एक मछुआरे के घर में पैदा हुए, बहुत गरीबी में उनका बचपन बीता और जैसे तैसे उनको खाना मिला, संघर्ष किया, मेहनत किया और देखिए करते 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 वो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और देश के राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा जीवन अनुकरणीय है। पूरा का पूरा जीवन, जिसको कल हमने चर्चा की थी कि अनुकरण के माध्यम से हम सीखते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन पूरा का पूरा एक अनुकरण है कि कैसे एक बच्चा, आजाद मलखान सिंह लोधी, आपका भी आज जन्म दिवस है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हमारी ओर से। तो एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे घर में जिसमें भोजन नहीं था, एक ऐसे घर में जिसपे छत नहीं थी, एक ऐसी गरीबी, जिस गरीबी में उनके पास कुछ भी नहीं था, जो बच्चा ये सोचता था कि मैं अखबार बेच लूं या कुछ भी काम कर लूं और जैसे तैसे खाना मिल जाए, उसी बच्चे का संकल्पशीलता को आप देखिए, उसकी संकल्पशीलता को देखिए उस बच्चे की, कि उसने अपने परिश्रम, अपनी मेहनत के दम पर भारत के एक महान वैज्ञानिक के रूप में वो आए और वैज्ञानिक बनने के बाद देश का जो सर्वोच्च पद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, वहां तक वो पहुंचे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये दिखाती हैं किसी भी व्यक्ति की जीवटता को। कई बार लोगों के मन में ये रहता है कि साहब हमारे यहाँ गरीबी है और हमारे पास तो संसाधन नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ऐसे में एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ा उदाहरण है अनुकरण करने के लिए कि
खाना तक नहीं था, मछली पालन करना, वो मछली पकड़ना उनके पिता का पेशा था, अखबार बेचा, बहुत सारे काम ऐसे जिससे केवल खाना मिल जाए, ऐसा जीवन जीने वाला बच्चा देश का सबसे महान वैज्ञानिक बना और राष्ट्रपति बना। तो ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोग जो है, बहुत सारे लोग काल्पनिक कहानी और कथाओं में घूमे रहते हैं कि फला राक्षस फला देवता, उसके बजाय हम अगर ऐसे लोगों को पढ़ें तो हमारे बच्चों को उससे प्रेरणा मिलेगी, उससे मोटिवेशन मिलेगा और जो वास्तविकता है उससे हम परिचित होंगे और संघर्ष करने का मादा हमारे अंदर आएगा। तो हम सभी लोगों को इस तरह के महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए और उनके बारे में जानना चाहिए। तो आज उन्हीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विचार हम लोग आपके सामने रखेंगे और बड़े सिंपल से विचार है, मोटिवेशनल थॉट्स हैं उनके, बहुत साधारण से। आप में से अधिकांश जो लोग हैं उन्होंने पढ़े होंगे और उनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। आप लोग अगर कभी समय मिले तो उस किताब को आप लोग अवश्य पढ़िएगा। मैं एक थोड़ा 20 सेकंड के लिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा 20 सेकंड के लिए। हाँ, अग्नि की उड़ान तो उस किताब को आप पढ़िए, वो किताब बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देती है। अग्नि की उड़ान हिंदी में है और विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में है। तो आप सब लोग एपीजे, जैसे अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, छुट्टियां मतलब लॉकडाउन, जिसमें आप बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। उन महापुरुषों के बारे में जानकारी, उनके विचारों के बारे में जानकारी, उनके संघर्षों के बारे में हम लोगों को जानकारी करनी चाहिए। तो आज मैंने आपको एक किताब बताई है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ये किताब इंटरनेट पे भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप चाहें तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक और किताब है उनकी, इंडोमिटेबल स्पिरिट, अदम्य साहस। इंडोमिटेबल स्पिरिट यानी उसका हिंदी में नाम है अदम्य साहस। आप चाहें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वह पुस्तक भी पढ़ सकते हैं और वह पुस्तक आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी जानकारी देती है। तो क्या विचार है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और उनका एक सब बहुत ही प्रसिद्ध विचार था और अक्सर वो विद्यार्थियों के बीच में रखा करते थे कि आपको यदि अपने सपने पूरे करने हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपका सपना सच हो, तो सबसे पहले उस सपने को देखिए। आप अगर चाहते हैं कि आपको वो सपना, कोई सपना आपका सच हो, तो सबसे पहले हमें वो सपना देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा एक सपना है कि मैं आगे चल करके अधिकारी बनूं या मेरे पास गाड़ी हो, तो वो सपना पहले मुझे देखना चाहिए। अगर आपको सपना सच करना है तो सबसे पहले सपने देखना शुरू कीजिए। एक बहुत अच्छा विचार था उनका। और दूसरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा था कि अगर आपके जो सपने हैं वो नहीं है जो आप सोने के बाद देखते हो, आप जो सोने के बाद हमें जो रात में सपने आते हैं वो सपने नहीं है। आपका सपना यानी आपका ड्रीम वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। जो आपको सोने नहीं देता वही वास्तव में आपका सपना है। जैसे आप देखेंगे कोई बच्चा अगर बहुत मेहनत से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, या कोई बच्चा बहुत मेहनत से नीट की या आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो आपने देखा होगा वो बच्चा एकदम जुनूनी होता है, उसको नींद नहीं आती है, वो रात रात भर पढ़ता है। तो सपना हम उसी को बोलते हैं, ड्रीम उसको बोलते हैं जो आपको सोने ना दे। खुली आंखों से जो सपने देखते हैं उसको हम लोग सपना कहते हैं। और उसके बाद एक और जो उन्होंने बहुत प्रेरणादायक बात कही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, वो ये कहा था कि जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अगर आप इंतजार करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप केवल इंतजार करते रहोगे, आप कोशिश नहीं करोगे, तो आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि इंतजार करने वालों के हिस्से में सिर्फ वो रह जाता है जो बच जाता है, जो कोशिश करने वाले जिसको छोड़ देते हैं। तो हमेशा अगर कोई भी आपका लक्ष्य है, कोई भी चीज अगर हमें पूरी करनी है, तो हमेशा यह याद रखना है कि हमें खुद से कोशिश करनी है। वी हैव टू ट्राई, और वी हैव टू ट्राई और बेस्ट। हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और एक और उनकी जो कोट है, बहुत प्रसिद्ध कोट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, साधारण जो दोस्त होते हैं। लेकिन एक अच्छा दोस्त हजारों पुस्तकों यानी एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो आप अच्छे दोस्त बनाइए और ऐसे दोस्त बनाइए जिनसे आप अपने जीवन में कुछ सीख सकें,
जिनसे आप पॉजिटिव एनर्जी ले सकें, जिनके माध्यम से आपकी चीजें बेहतर हो सकें। आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने एक कहावत चलती है, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। ऐसी कुछ कहावत है, मतलब एक चलती है गांव में, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। उसके बाद कुछ है, नहीं तो अगर कुछ ना मिले तो वरना रहो अकेला। तो हमेशा संगत एक बहुत बड़ी चीज होती है, खास करके कैरियर के जब हमारा टाइम होता है, जब हम लोग अपने कैरियर के दौर में होते हैं, खास करके अगर कुछ बनाना होता है, उस समय हमें संगति के बारे में बहुत गंभीरता पूर्वक सतर्क रहना चाहिए। युवा वर्ग को और बच्चों को, आप जैसी संगति में रहेंगे, देखिए जैसे अगर आपके मित्र अगर शराब पीते हैं और आप उनकी संगति में रहते हैं, तो यकीन मानिए कि एक ना एक दिन आप संक्रमित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कहूं, लेकिन हो सकते हैं। आपके मित्र अगर फालतू समय में बैठ करके ताश पत्ते खेलते हैं, तो संभव है कि आप वो सारी चीजें करें, वो सारी चीजें सीख जाएं। तो हमेशा जो संगति है, संगति बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो हमेशा संगति के चयन करने में सावधानी बरतें। और जो आपके बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी हमेशा इस बात के लिए आप निगरानी करें कि उनकी संगति क्या है। अगर संगति अच्छी नहीं होती है, जैसे किसी साहित्यकार ने लिखा था, हम लोग जब पढ़ते थे, कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसुम का ज्वर यानी जो बुरी संगत है, उसका जो बुखार है वो सबसे भयानक होता है। और आपने देखा होगा, जो टीनेजर्स होते हैं, जो युवा जो होते हैं, छोटे छोटे लड़के 15-16 साल के, वो लड़के क्राइम क्यों कर देते हैं? ऐसा नहीं है, 15 साल का बच्चा बहुत समझदार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपराध क्यों कर देता है? क्योंकि वो किसी अपराधी संगति में पड़ चुका होता है। तो हमेशा अच्छी संगति का ख्याल रखें। और अब संविधान पर हम लोग अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। और एक और बात आज की इस सेशन में हम लोग समाज के विषय में आपसे करना चाहेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे कि ईगो, आपने सुना होगा ईगो या अहंकार। ये ईगो और अहंकार किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो अहंकार है, अहंकार क्या है कि आपकी जो वैयक्तिकता, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उस व्यक्तित्व को खत्म कर देता है। उसमें आपको लगता है कि सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। तो हम सभी लोगों को इस ईगो और इस अहंकार से बचना चाहिए। और इस अहंकार के भी कई सारे चीजें होती हैं, कई सारे इसके रूप हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस बात को लेके बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ईगो कहां से आ सकता है। अहंकार सबसे बड़ा होता है व्यक्ति के अंदर पैसे का, धन का अहंकार होता है। उसके बाद पद का अहंकार होता है। जिसके पास बहुत पैसा है वो व्यक्ति अहंकारी हो सकता है कि मैं तो कुछ भी खरीद लूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा। लेकिन कोरोना संकट ने दिखा दिया कि धन जो है एक सीमा तक आपका सहयोग करता है और धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, पद का अहंकार। कई बार लोगों को ये होता है कि हम बहुत बड़े पद पर पहुंच गए और वो आम लोगों से कट जाते हैं। खास करके जो जिस परिवेश में उनका जन्म हुआ, जिस ग्रामीण गरीबी में उनका जन्म हुआ, उसको भूल जाते हैं और उनके अंदर अहंकार आ जाता है। उन लोगों के बारे में सोचते नहीं है कि भाई जिस गांव से आप आए हो उस गांव में भी तो गरीब रहे, उनके बच्चों की चिंता, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। और आप दूरियां बना लेते हो बड़े पद पर पहुंचने के बाद, और उनको आपकी संगति दूसरी हो जाती है, बड़े होटलों में जाना, बड़े लोगों के साथ बैठना उठना, और आप जो आम लोग हैं उनको भूल जाते हो। तो पद का अहंकार व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान करता है। हमेशा आप जितने गरीब से गरीब निम्न तबके के लोग हैं उनसे आपका सानिध्य बना रहना चाहिए, आप चाहे कितने ही बड़े पद पर हैं। एक अहंकार होता है रूप का अहंकार। कोई व्यक्ति बहुत आकर्षक है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसके अंदर रूप का अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। ये आपको पता है कि उम्र के साथ क्षय हो जाता है, या कभी किसी एक्सीडेंट में या कभी किसी दुर्घटना इत्यादि में आपका रूप जा सकता है। तो कभी भी रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथा जो अहंकार है वो अहंकार होता है आपका धन का अहंकार, पद का अहंकार, रूप का अहंकार और शक्ति का। कोई जैसे फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, उसको लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं किसी को कुश्ती में हरा सकता हूं, ये वो। उसका भी हम लोगों को अहंकार नहीं होना चाहिए। ये भी आप जानते हैं कि ये सब क्षय होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे नष्ट होती हैं। तो हम सब लोगों को इन सब चीजों से सतर्क रहना चाहिए। एक और अहंकार जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा,
जो लोगों को पता नहीं चलता, जो लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन एक बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष ईगो होता है। और वो अप्रत्यक्ष ईगो क्या होता है? वो अप्रत्यक्ष ईगो होता है कि आपकी जब उम्र बढ़ रही होती है तो आप अपनी बढ़ती हुई उम्र में हर व्यक्ति से सम्मान मांगते हो। जब आपकी उम्र बढ़ रही होती है तो आप चाहते हो कि हमारा कोई सम्मान करे, लेकिन आपकी जो उम्र है वो सम्मान का एक क्राइटेरिया है, एक पैमाना है कि बड़ी उम्र के कारण आपका सम्मान हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है, यदि आपके तौर तरीके अच्छे नहीं है, तो आप बढ़ती हुई उम्र में सम्मान का दावा नहीं कर सकते। तो ये जो उम्र जब बढ़ती है और उस उम्र में जो ईगो पैदा होता है कि हर व्यक्ति को मैं आदेश दूंगा, मेरे पैर छुएगा, ये इस तरह का अहंकार पता नहीं होता किसी को, लेकिन ये जो अहंकार है ये बहुत खतरनाक होता है। आपने देखा होगा कि 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह शहीद हो गए थे और 23 साल की उम्र में उनका इतना ही सम्मान था जितना महात्मा गांधी का था। और भारत में हजारों करोड़ों लोगों का जिनकी उम्र 100 साल हो गई, कभी वो सम्मान हासिल नहीं कर पाए जो 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने हासिल कर लिया था। तो सम्मान के लिए जो उम्र वाला ईगो लोग लेके आते हैं कि मेरी उम्र ज्यादा है, मेरा सम्मान करो चाहे आप कुछ भी हो। सम्मान हमेशा आपकी योग्यता, आपके आचरण का होता है। अगर आप में योग्यता है तो दुनिया आपका सम्मान करेगी, अगर आपका आचरण अच्छा है तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। कई बार लोगों के अंदर जो इस तरह के मानसिक विकार, अहंकार का आ जाता है कि मेरी उम्र ज्यादा है, मेरा सम्मान करो, ये सब चीजें फॉल्स नोशन होती हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो लोग हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जिनकी उम्र में 39 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई थी, स्वामी विवेकानंद का आप सम्मान देखिए, कितना सम्मान था। तो सम्मान का पैमाना उम्र नहीं होती है, उम्र उसका एक क्राइटेरिया है। और खास करके हम परिवार में, निजी जीवन में जो हमारे निकट संबंधी हैं, वहां उम्र चलती है। लेकिन यदि हम सार्वजनिक जीवन में जाते हैं, पब्लिक लाइफ में, और ये खास करके आज के जो इस समय 40-50 साल के ऊपर के जो लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपकी उम्र बढ़ेगी। आप आज 50 के हैं, कल 51 के होंगे, आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। आप कभी ये उम्मीद मत करना कि आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपका सम्मान बढ़ेगा। आपका यदि आचरण और आपका व्यवहार अगर संतुलित नहीं है, उसमें अगर सहृदयता नहीं है, उसमें यदि विनम्रता नहीं है, उस आचरण और व्यवहार में अगर मानवता नहीं है, तो आपका सम्मान दुनिया नहीं करेगी। तो हमेशा अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया इत्यादि पर इस बात का रोना रोता है कि मेरी उम्र ज्यादा है, मेरा सम्मान करो, फलां व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं करता है, तो यह दर्शाता है कि आप बहुत ज्यादा कुंठा के शिकार हैं। सम्मान हमेशा एक मौलिक अभिव्यक्ति है, यह कोई औपचारिकता नहीं है, एक मौलिक अभिव्यक्ति है जो हमारे हृदय से उत्पन्न होती है। और यह केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब सामने वाले व्यक्ति का आचरण और व्यवहार ऐसा हो। आज भी हम लोग भगत सिंह की पूजा करते हैं, आज भी हम लोग खुदीराम बोस की, विवेकानंद की पूजा करते हैं। क्यों? कम कम उम्र के लोग थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जीवन दर्शन प्रेरणादायी था, इनके आचरण में। तो हम सब लोग इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, और खास करके बढ़ती हुई उम्र में हम लोग इस चीज का ध्यान रखें। कई लोगों को बढ़ती हुई उम्र में अपमान का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि वो सम्मान का जो महत्व है वो खुद अपने जीवन में नहीं समझते, उसको वो आचरण और व्यवहार में नहीं लेके आते। यदि आपकी उम्र बढ़ती है और आप अगर अपने आचरण और व्यवहार में छोटों के प्रति अगर स्नेह नहीं है, जो आपसे उम्र में कम है उनके प्रति स्नेह नहीं है, और आपका व्यक्तित्व तो अगर अनुकरणीय नहीं है, तो आप सम्मान का दावा नहीं कर सकते कि मेरा सम्मान किया जाए। हमेशा बढ़ती उम्र में इस बात का ख्याल रखें कि छोटे जो हमसे कम उम्र के लोग हैं वो लीडर हो सकते हैं, वो युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, वो नेतृत्व कर सकते हैं, वो समाज को बदलते हैं, वो परिश्रम करते हैं। इसलिए ऐसे युवाओं को महत्व देना, ऐसे युवाओं को बातों को समझना, सुनना और उनको स्थान देना, ये सभी लोगों का दायित्व होना चाहिए जो बढ़ती उम्र के लोग हैं। और उनके प्रति स्नेह होना, उनके प्रति अगर हमारे मन में छोटों के प्रति अगर स्नेह है तो ही हम सम्मान अर्जित कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात का हम लोग ध्यान रखें। चलिए, तो ये आज हमारी कुछ ज्ञान की बातें थी अपने सेशन को आरंभ करने से पहले। और आज हम लोग आपको बनाएंगे विधायक। बुंदेलखंड में जैसे चलता है, हमारे चचा विधायक हैं। तो चलिए और वैसे भी देखिए, सम्मान जो है आपके एक्शन का है, आपके कार्यों का होता है। जो जितना पॉजिटिव वर्क करेगा उसका सम्मान बढ़ता है।
जो व्यक्ति जितना सकारात्मक कार्य करेगा लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, गरीब, वंचित, उपेक्षित लोगों के लिए, ऑटोमेटिक उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। और आप अगर लोगों के लिए सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी उम्र कभी आपको सम्मान नहीं दिलवा सकती। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। और अब हम लोग आते हैं विधायक बनाने पर। आपको बनाएंगे आज विधायक। क्लियर? तो विधायक के लिए कहा जाता है विधानमंडल। तो राज्यों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसी राज्यों के बारे में, राज्य विधानमंडल की आज हम लोग बात करेंगे, आगे के अनुच्छेदों के बारे में। वैसे आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि जो विधायक है और जो विधान परिषद के सदस्य हैं, ये दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। आमतौर पर ज्यादातर राज्यों में एक ही व्यवस्था है। विधायक का चुनाव में आप सब लोगों ने वोट भी डाला होगा। आप सब ये भी जानते होंगे कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है और मिनिस्टर कौन कौन है, ये भी आप लोगों में से अधिकांश लोगों को ये जानकारियां होंगी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों की, कि भारत के संविधान में इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और किस तरह की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो स्पष्ट आर्टिकल 167 तक हमने कल चर्चा की थी, संविधान के अनुच्छेद 167 तक। मुझे लगता है अब काफी लोग जग चुके हैं। अभी ये संख्या बढ़कर के 210 हो चुकी है। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका भी चर्चा में स्वागत है और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम लोग चर्चा आरंभ कर रहे हैं। अब तक हम लोग केवल जो ज्ञान की और बातें और जो सूक्तियां थी उन पर चर्चा कर रहे थे। संविधान की कथा का आरंभ अब लोग हम कर रहे हैं। संविधान की कथा से पहले हम लोग एक वंदना करते हैं, और हम वंदना कोई भगवान की नहीं करते, हम वंदना करते हैं अच्छे विचारकों के विचारों की। सो उनकी वंदना कर ली हमने, उनके विचारों पर अध्ययन कर लिया और अब हम बढ़ेंगे भारत के संविधान की तरफ। तो भारत के संविधान भाग 5 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 3। आप लोग सुनते होंगे ना कभी कभी कथा, तो उसी में ऐसे ही बोलते हैं कथा करने वाले। और अध्याय भाग 3 अध्याय भाग 5 अध्याय 3 में आज कथा फला उसकी इसी तरीके से हमारी कथा है द लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल, और उसके बारे में जनरल क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले आर्टिकल 168 संविधान का अनुच्छेद 168। तो संविधान का अनुच्छेद 168 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्लियर? तो इंग्लिश में क्या है? फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड। तो विधानमंडल में कौन कौन शामिल होंगे? पहले राज्यपाल, नंबर 1 पे राज्यपाल। जिन लोगों ने संविधान के शुरुआती जो सेशन देखे होंगे उसमें हमने कहा था कि जो हमारा संसद है, संसद में कौन शामिल होता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से जैसे वहां संसद होती है उसी तरीके से राज्यों में होता है विधानमंडल। तो एक तरीके से संसद का छोटा भाई मान लो आप विधानमंडल। तो जो संसद का स्ट्रक्चर है लगभग वही स्ट्रक्चर विधानमंडल का होता है। विधानमंडल में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल के अलावा विधानसभा होगी। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होगी। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, यानी विधानसभा है केवल। लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आई थिंक आंध्र प्रदेश, बिहार, इन कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, मुझे लगता है इन राज्यों में आप और भी फैक्ट चेक कर लेना, इन राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है। यानी जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। महाराष्ट्र में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधान परिषद के जो सदस्य है उसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग एमएलसी कहते हैं। बिहार में भी है, कर्नाटका में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो 5 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में केवल और केवल विधानसभाएं हैं। तो इस चर्चा में जो लोग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और एमपी से जुड़े हुए हैं उनके वहां विधान परिषद नहीं होती है। उनके वहां केवल एक ही सदन होता है, विधानसभा में। उनके यहाँ केवल एमएलए होते हैं, एमएलसी नहीं होते। क्लियर? तो जो विधानमंडल होगा वो विधानमंडल बनेगा राज्यपाल प्लस विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनसे मिला करके। तो पहला हमारा संविधान का अनुच्छेद है विधान। अच्छा, कृष्ण गोपाल लोधी ने कहा है कि टोटल 8 राज्यों में विधान परिषद है अभी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जिन राज्यों में विधान परिषद है एक बार नेट से चेक करके उसको डाल देना, जितने भी राज्यों में अभी बाद में जुड़ी है।
तो क्लियर। तो जिन राज्यों में 2 सदन होंगे वहां पर ऊपर का सदन होगा उसका नाम विधान परिषद होगा, और जो नीचे का सदन होगा, निम्न सदन होगा, उसका नाम विधान सभा होगा। स्पष्ट। तो कुल मिलाकर के भारत में जो विधानमंडल के बारे में संविधान में प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 168 में, वो ये कहता है कि राज्यपाल और जिन राज्यों में 2 सदन है उनको मिलाकर के, और जिन राज्यों में 1 सदन है उसको हम लोग विधानमंडल कहेंगे। क्लियर। आगे हम बढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 168 को अगर जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सिंपली कि काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स क्या होगी। फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शायद और ऐड हो गए। सो उसमें लिखा है 2 हाउसेस, इन अदर स्टेट 1 हाउस, where there are 2 houses of the legislature of state, one shall be known as the legislative council and the other as the legislative assembly, and where there is only 1 house it shall be known as the legislative assembly। तो जहां पर केवल 1 सदन होगा उसको विधानसभा कहा जाएगा, और जहां 2 होंगे वहां पर एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है और विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वहां भी 2 हाउस हैं, लेकिन उन दोनों को कोई अलग अलग नाम नहीं होता। वहां पर दोनों का नाम केवल सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। वहां पर अलग अलग नाम नहीं होते, उसको एमपी ही बोलते हैं, दोनों का ही मेंबर एमपी कहलाएगा। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सदस्य होगा वो एमएलए होगा, और उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य एमएलसी होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर। मुझे लगता है सिंपल सा प्रोविजन था। तो आपको पता चल गया विधानमंडल क्या होता है, और विधानमंडल का काम क्या होता है, विधान बनाना। हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं, तो विधानमंडल का काम है कानून बनाना। तो राज्य के विषयों पर जब कोई कानून बनेगा उसको विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल ही बनाएंगे मिलकर के। यानी कोई प्रस्ताव विधानसभा में आएगा, कोई बिल, उसको विधानसभा में पास होगा, विधान परिषद में पास होगा और राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर दस्तखत करेंगे, तब वो बनेगा कानून। जहां जिन राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, वहां विधानसभा पास करेगी, राज्यपाल को भेजेगी, राज्यपाल साइन करेंगे और वो बन जाएगा कानून। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो विधानमंडल की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात विधान बनाने वाली राज्य की सर्वोच्च संस्था क्या होती है। किसी भी राज्य में कानून बनाने की सर्वोच्च बॉडी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आता है आर्टिकल 169, आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 ये कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साजन या सृजन। किसी भी राज्य में अगर कोई विधान परिषद का गठन करना है, या जो विधान परिषद ऑलरेडी है उस विधान परिषद को रिमूव करना है, उसको हटाना है, उसको एबॉलिश करना है, तो उसके बारे में क्या प्रोविजन है। तो देखिए, किसी भी राज्य में कोई विधान परिषद है, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो विधान परिषद को समाप्त करना हो तो ये शक्ति संसद के पास है। भारत की जो पार्लियामेंट है उसके पास शक्ति है कि वो किसी भी विधान परिषद को हटा सकती है, या जिस राज्य में नहीं है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में नहीं है, तो वहां पर वो विधान परिषद का सृजन कर सकती है, उस राज्य के लिए नई विधान परिषद का सृजन कर सकती है, उसको बना सकती है। लेकिन इसके लिए प्रस्ताव राज्य की विधानसभा से आना चाहिए। और कैसा प्रस्ताव, कि राज्य की जो कुल विधायक हैं उन कुल विधायकों के बहुमत से और जितने उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पास करके भेजा जाता है संसद के पास, तो संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या विधान परिषद का गठन कर सकती है। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, उसको बना सकती है। क्लियर। भानु प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश में विधानमंडल तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है, वहां पर 2 सदन व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल एक ही हाउस है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, केवल एमएलए वहां होते हैं, और वहां पर विधान परिषद नहीं है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है वो राज्यपाल और मध्य प्रदेश के विधायकों से मिलकर बना होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को हम आगे चर्चा करेंगे कि संविधान में संशोधन के लिए एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 368। संविधान का अनुच्छेद
368, जिसमें संविधान में संशोधन दिया गया है कि कैसे संविधान में संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा। अगर मान लीजिए कोई नई विधान परिषद बनानी है या किसी राज्य में विधान परिषद विद्यमान है उसको अगर हटाना है तो ऐसी कार्रवाई अगर संसद करती है तो उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। ये सिंपल प्रक्रिया है। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं कि विधानसभाओं की संरचना क्या होती है। अगला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 170 संविधान का अनुच्छेद 170, उसमें हम देखेंगे कि विधानसभाओं की संरचना क्या होती है। तो जिन लोगों ने शुरू से ये हमारी चर्चा लाइव सेशन सुना है उनको विधानसभा लोकसभा के बारे में पूरी जानकारी होगी, लोकसभा राज्यसभा क्या होती थी। तो यहां पर क्या है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होगी उसमें अधिकतम 500 और मिनिमम 60 लोग होंगे। यानी किसी भी राज्य में हम विधानसभा बनाएंगे तो उसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 और जो मिनिमम लोग हैं वो 60 हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में। और विधानसभा में जो सदस्य बनते हैं उन्हीं को हम लोग एमएलए कहते हैं, विधायक। तो संविधान के अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान है कि जो विधानसभा होगी वो किसी भी राज्य में 500 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते और मिनिमम 60, इससे कम नहीं हो सकते। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भारत का उसमें 403 सदस्य हैं विधानसभा के। और आप उधर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, तो वहां पे किसी में 60 किसी में 70 मेंबर हैं। तो वहां सदस्य संख्या कम है क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। और उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है तो वहां आप देखेंगे कि वहां पर 403 सदस्य हैं। तो जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार ये सीटें निर्धारित की गई हैं। लेकिन संविधान ने यह व्यवस्था की हुई है कि किसी भी परिस्थितियों में 500 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। हाँ, गोवा एक अपवाद है। शिवशंकर राजपूत ने जो गोवा का सवाल उठाया, गोवा उसमें एक अपवाद है। और लेकिन बाकी जो प्रावधान है उस बाकी प्रावधानों में जो व्यवस्था है कि 500 से अधिक नहीं होंगे। और गोवा बहुत छोटा सा स्टेट है। गोवा मान लो आप एक तरीके से कोई छोटा सा जिला आप देख लो, उस तरह का स्टेट है, इसलिए वहां पर विधायकों की संख्या 40 है। यही केवल एक अपवाद है गोवा, आगे हम चर्चा करेंगे। तो मिनिमम मेंबर जो होंगे वो हमारे होंगे 60 और मैक्सिमम मेंबर होंगे 500। ये संविधान में प्रोविजन है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है विधान परिषद। विधान परिषद की संरचना कि विधान परिषद क्या होगा। तो विधान परिषद का गठन अलग तरीके से होता है। विधानसभा का तो आपको पता है, अभी हम उसकी चर्चा भी करेंगे। एमएलए वगैरह की योग्यताएं क्या होती हैं विधायक की। आप जानते हैं कि आप सब लोग वोट करते हैं और आपके वोट के माध्यम से अगर 5 या 6 लोग हैं तो उन 5 या 6 लोगों में से कोई भी आदमी जो सबसे ज्यादा वोट लेके आता है वो जीत जाता है चुनाव। लेकिन विधान परिषद जो है थोड़ी सी जटिल संरचना है। और आप लोग विधान परिषद को इसलिए समझिए क्योंकि जिन अधिकांश राज्यों में विधान परिषद है नहीं, तो ऐसे में हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यह संवैधानिक व्यवस्था क्या है। विधानसभा का मैंने आपको बता दिया। आगे हम आते हैं विधान परिषद। तो जो विधान परिषद है उसमें जो मेंबर होते हैं वो कई तरीके से चुने जाते हैं। और विधान परिषद की व्यवस्था को, विधान परिषद मतलब एक तरीके से जो राज्यसभा होती है उसी तरीके से राज्य में होती है, उच्च सदन बोलते हैं राज्य का। उसके जो 1/3 सदस्य हैं, विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं वो चुने जाते हैं म्युनिसिपल बॉडी जो जिला बोर्ड के द्वारा। और 1/3 जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं विधायकों के द्वारा। और बाकी जो बचे हुए 1/3 हैं उसमें से 1/12 1/12 चुने जाते हैं जो माध्यमिक स्तर के जो स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते हैं उन शिक्षकों के द्वारा। और बाकी जो ग्रेजुएट होते हैं जिन्होंने 3 साल की स्नातक की डिग्री ली हुई होती है उनमें होते हैं ये 1/12। ये कुछ फैक्ट आप लोग यहां पर डाल रहे हो कि सिक्किम में 32 हैं, पांडिचेरी में 30 हैं। ये अच्छा है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे राज्य है। जैसे सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, सिक्किम की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 6.5-7 लाख लोग हैं केवल पूरे सिक्किम में। तो बहुत छोटा सा। सिक्किम, पांडिचेरी, इनकी आबादी बहुत कम है तो उसके अनुसार यहां प्रोविजन किए गए हैं। अभी हम लोग विधान परिषद की बात कर रहे हैं। तो विधान परिषद में पहले जो 1/3 हैं, 1/3 जो लोग हैं, 1/3 सदस्य, उनको जिला बोर्ड चुनते हैं। उसके बाद 1/12
मैं आपको सारा फिगर दे रहा हूं। 1/12 को चुनते हैं जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं वो, और उसके बाद 1/12 को चुनते हैं जिनके पास 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री है और वो अपना वोट बनवा लेते हैं वो लोग, और बाकी जो 1/3 है वो विधायक चुनते हैं। जो एमएलए होते हैं वो एमएलए विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन जो नहीं, एमएलसी और एमएलए दोनों को ही हम लोग आम बोलचाल की भाषा में विधायक कहते हैं, लेकिन एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में दोनों ही सांसद कहलाते हैं, केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां अलग से कोई पदनाम नहीं होता है। तो एक 1/3 जो होते हैं 1/3 चुने जाते हैं राज्यपालों के द्वारा, वो राज्य की विधानसभा के विधानसभा सदस्यों के द्वारा। तो मैं आपको एक बार मैं करके दिखा दूं, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, तो इस पेज पे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर के जो सदस्य चुने जाने हैं, कुल जो मेंबर हमारे चुने जाने हैं, उसमें से 1/3 जो होंगे वो होंगे हमारे जो जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बॉडी होती हैं। आपने सुना होगा म्युनिसिपल बॉडी जो नगर पालिकाएं होती हैं, जिला पंचायतें होती हैं, जिला बोर्ड होते हैं, 1/3 होंगे म्युनिसिपल बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा। क्लियर? 1/3 टोटल जो हमारे एमएलसी यानी टोटल विधान परिषद के जो सदस्य बनेंगे उसमें से 1/3 जिला बोर्ड के द्वारा या नगर पालिकाओं के माध्यम से वो चुने जाएंगे। क्लियर? उसके बाद आता है 1/12। उसके 1/12 मेंबर जो होंगे ऐसे सरकारी शिक्षक जो हायर सेकेंडरी में पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षकों के द्वारा 1/12 मेंबर को चुना जाएगा, मान ली माध्यमिक शिक्षक के द्वारा। तो आपने कभी कोई सुना होगा माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से जो एमएलसी बनते हैं। 1/12 हो गया। उसके बाद अगला प्रोविजन आता है कि 1/12 जो मेंबर है वो चुने जाते हैं ग्रेजुएट के द्वारा, यानी जो लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, 3 साल की डिग्री जिनके पास है, वो लोग अपना वोट अगर बनवा लेते हैं तो वो स्नातक चुनाव बोलते हैं इसको, एमएलसी का स्नातक चुनाव। तो स्नातकों के माध्यम से 1/12, तो 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इतने बन गए। अब आगे जो विधायक होते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा के विधायक जो होते हैं, उन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 का चुनाव किया जाता है। कितना? 1/3 का। तो आप देखिए 1/3 विधायकों के द्वारा हो गया, 1/3 हो गया जिला बोर्डों के द्वारा। कितना हो गया? ये 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। और उसके बाद 1/12 हो गया माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा और 1/12 हो गया ग्रेजुएट के द्वारा। तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 1/6। तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 कुल मिलाकर के 2/3 प्लस 1/6 हो गया। अब बाकी बचा 1/6। आप लोग सुन लेना, ढंग से समझ में आ जाएगा। बाकी जो बचते हैं उनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। जो बाकी इसमें रह गया, यानी जिसको माध्यमिक शिक्षकों ने नहीं चुना, जिनको ग्रेजुएट ने नहीं चुना, जिनको जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बॉडी ने नहीं चुना, जिनको विधानसभा के सदस्यों ने नहीं चुना, जो बाकी बच गए उनको राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। कौन नॉमिनेट करते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं जो किस फील्ड से आए हो? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। सेम आप याद करना, जब हम संसद की बात कर रहे थे तो संसद में हमने देखा था कि जो 12 सदस्य होते हैं, 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में, राज्यसभा के 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। वो भी क्या थे? कला के, साहित्य के, विज्ञान के और समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अच्छा काम करने वाले लोगों में से 12 लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। पहले हम ये पढ़ चुके हैं। सेम कहानी यहां पर है कि जो 1/6 सदस्य बाकी विधान परिषद के बच गए वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, कला, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान। लेकिन इसमें एक क्षेत्र और जुड़ जाता है। इसमें एक क्षेत्र क्या जुड़ता है? सहकारिता। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और 5वां सेक्टर इसमें जुड़ता है सहकारिता, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो खाद वगैरह इत्यादि का वितरण करती हैं। तो भारत में कोऑपरेटिव को काफी महत्व दिया गया है। राज्य का विषय है कोऑपरेटिव। तो जिन लोगों ने कोऑपरेटिव के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन लोगों में से भी
राज्य के राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में अच्छा काम करने वाले लोगों में से 1/6 सदस्यों को विधान परिषद का सदस्य नॉमिनेट करें। तो मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा प्रोविजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम संविधान के प्रावधान के अनुसार भी चल रहे हैं और सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर। आगे हम आते हैं, राज्य विधानमंडलों की अवधि क्या होगी, यानी जो राज्य के विधानमंडल हैं उनकी अवधि क्या होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं विधानसभा अपनी बैठक से लेकर के, विधानसभा जब बनती है और जब उसकी पहली बैठक आहूत होती है तो अपनी पहली बैठक से लेकर के वो 5 साल तक कार्य करेगी। विधानसभा अपनी पहली बैठक से लेकर 5 साल तक। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति है तो आपातकाल में उसका कार्यकाल 1 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, और अगर आपातकाल की घोषणा समाप्त कर दी गई है तो 6 महीने से अधिक उसका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ेगा किसी भी स्थिति में। क्लियर। तो अगर आपसे कभी कोई ये सवाल पूछता है या जानकारी जानना चाहता है कि विधानसभा की जो अवधि है वो क्या रहेगी, तो विधानसभा की अवधि रहेगी 5 साल। और फिर से याद करिए, हमने राज्यसभा की चर्चा में कहा था कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता, यानी राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती, उसका विघटन नहीं होता, उसके सदस्य हटते रहते, जाते रहते, आते रहते। सेम लागू होता है विधान परिषद के ऊपर। तो अब मुझे लगता है आपको बड़ा आसान हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग संसद पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने संसद की चर्चा की हुई है। संसद की चर्चा में हमने देखा था कि लोकसभा का विघटन होता है 5 साल के बाद, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। उसी तरीके से जिन प्रदेशों में विधानसभाएं हैं वहां विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जिन प्रदेशों में विधानसभाओं के अलावा विधान परिषद भी है वहां कभी विधान परिषद का विघटन नहीं होता। यानी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो काउंसिल है वो हमेशा, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है, कभी भी विधान परिषद का विघटन नहीं होगा। क्लियर। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। अब आप कहेंगे विघटन नहीं होगा तो सदस्यों का क्या होगा? विधान परिषद के सदस्य 1/3 सदस्य हर 2 साल में हट जाते हैं और नए आ जाते हैं। एक चक्र चलता रहता है। 1/3 गए, उनकी जगह पर 2 साल में नए आ गए, फिर 1/3 गए, उनकी जगह पर 2 साल में नए आ गए, फिर 1/3 गए। तो पहले वाले जो थे अंत में जो 2 साल जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रोटेशन चलता रहता है। कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य हट जाते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं आपको, विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी होगी मालूम है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी राज्य में उस राज्य की कुल विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। विधान परिषद जो होंगे वो किसी भी राज्य में जो विधायक हैं उनकी संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यूपी में 403 MLA हैं तो किसी भी कीमत में 100 कितना हो गया, 133 कितना हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 99 विधान परिषद के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या कभी भी उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। एक और छोटा सा प्रोविजन है, उसके आगे बाद हम पढ़ते हैं कि राज्य के जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी क्या योग्यताएं हैं, और हम एक साथ लेके चल रहे हैं विधानसभा को भी और विधान परिषद को भी। आप में से सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे कि हाँ, ये जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो किसी भी राज्य की कुल जो विधायकों की संख्या है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, और मिनिमम 40। तो विधानसभा में मिनिमम 60 था और मैक्सिमम 500 था, और विधान परिषद में मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम 40। भुवनेश कुमार लोधी का एक क्वेश्चन है कि वाई दिस रोटेशन में बताऊंगा, क्योंकि इसको एक परमानेंट हाउस बनाया गया है। राज्यसभा की तर्ज पर विधान परिषद को एक परमानेंट हाउस बनाया गया है, और वहां इस तरह की व्यवस्था रखी गई है कि 2/3 सदस्यों को हर 2 साल में हटा करके नए सदस्य लिए जाएं ताकि वो सदन हमेशा अपना कार्य करता रहे। तो ये एक मॉडल है जो राज्यसभा की तर्ज पर राज्यों में स्थापित किया गया है।
आगे हम चलते हैं कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आप में से सभी लोग जानते होंगे कि भारत का नागरिक हो, स्पष्ट। दूसरा, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है कोई व्यक्ति तो कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 साल। और विधान परिषद का अगर सदस्य बनना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसकी उम्र होनी चाहिए 30 साल मिनिमम। विधान सभा में 25, विधान परिषद में 30, सेम है। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, तो आपकी जो मिनिमम उम्र है वो होगी आपकी 25 साल। और आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र होगी मिनिमम 30 साल। उसी तरीके से विधानसभा के बारे में सेम है। विधानसभा के लिए 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 174 संविधान का अनुच्छेद 174 क्या कहता है। आर्टिकल 174 में प्रावधान है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का होता है। एमएलसी बिल्कुल राज्यसभा की तरह है, राज्यसभा सदस्य की तरह। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, वो हमेशा बनी रहती है। 2/3 लोग जाते रहे, बाकी लोग आते रहते हैं। क्लियर। आगे है सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो राज्यसभा के विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये सारी चीजें हैं। तो वही लोकसभा की तरह इसमें व्यवस्था होती है कि राज्यपाल उसका प्रत्येक सदन का सत्र बुलवाएंगे। 2 सदनों के बीच में 6 महीने से एक सदन की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर अंदर उसकी बैठकें हो जानी चाहिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो ये है कि समय समय पर राज्यपाल सत्रावसान कर सकेंगे, सत्र को आहूत कर सकेंगे। जब भी कोई विधानसभा पहली बार बन के आती है, गठित होती है, तो कभी भी कोई पहली बार विधानसभा जब गठित होकर आएगी तो उस विधानसभा की जो पहली बैठक होगी वो राज्यपाल, दोनों सदन होंगे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष वो लेंगे उसको और सत्र को संबोधित करेंगे। और अगर एक सदन है तो किसी भी विधानसभा जब चुन के आती है तो उसकी पहली जो बैठक होती है उसको राज्यपाल संबोधित करते हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर जोर डालेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सेम राष्ट्रपति भी करते हैं। जब पहली बार कोई लोकसभा चुन के आती है तो लोकसभा की पहली बैठक को भारत के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। उसी प्रकार से जब पहली बार कोई विधानसभा चुन के आती है तो उस विधानसभा की पहली बैठक को राज्यपाल संबोधित करते हैं। अगर किसी राज्य में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है तो विधान परिषद और विधानसभा का वो संयुक्त सत्र होता है जिसको राज्यपाल संबोधित करते हैं। और उसके अलावा हर वर्ष विधानसभा का जो पहला सत्र होता है, आमतौर पर फरवरी मार्च में भारत में बजट होता है कि संसद में, उसी तरीके से प्रत्येक राज्य में भी फरवरी मार्च में पहला सत्र होता है। उस पहले सत्र को भी, जो पहला सत्र है, उस पहले सत्र को भी राज्यपाल संबोधित करते हैं। क्लियर। तो अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट को ठीक से पढ़ लिया था, अगर आपने संसद में लोकसभा और राज्यसभा के जो चर्चा हमने की थी, अगर वो आपने पढ़ी होगी तो वो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुलना कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है जो लोकसभा और राज्यसभा का प्रोसीजर था, लगभग सेम प्रोसीजर विधानसभा और विधान परिषदों के बारे में भी है। शक्तियों में और कार्यों में कुछ अंतर है लेकिन प्रोसीजर सेम है। अगर वो चीज हमें स्पष्ट है तो ये चीज भी हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा करेंगे सदन के अभिभाषण और संदेश भेजना, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की कि एक सेकंड में अभी थोड़ा सा हेलो, हाँ, अरे सेशन ले रहा हूं, ठीक है। तो सॉरी, आगे जो चर्चा है, आगे जो आर्टिकल 175 संविधान का अनुच्छेद 175,
संविधान का अनुच्छेद 175, उस पर अगर हम ये देखें तो आर्टिकल 175 में व्यवस्था है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक विधानसभा जब गठित होकर आएगी तो उसके पहले जो सत्र हो, पहली जो बैठक होगी उसको राज्यपाल संबोधित करेंगे, और प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होगा उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा। ये सिंपल सा प्रावधान है विधानमंडल के बारे में कि विधानमंडल की प्रक्रिया किस तरीके से है। उसके बाद राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 में विशेष अभिभाषण है जो मैंने अभी आपसे चर्चा की है, संविधान का अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण। क्लियर? उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाअधिवक्ता का अधिकार। जो सदन है, दोनों सदन जो राज्यसभा और जो विधानसभा और विधान परिषद है, उसके बारे में जो मंत्री हैं और महाअधिवक्ता हैं, आर्टिकल 176 कि उनका क्या अधिकार है। तो जैसा आपने देखा था कि वहां पर आप याद करिए, जब हम लोग राज्यसभा और लोकसभा की चर्चा के बारे में बात करते हैं तो वहां हमने एक व्यक्ति का नाम सुना था, महाअधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह ही हमने प्रदेश में एक अधिकारी का नाम देखा था संविधान में, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता। तो आपने देखा था कि संसद के दोनों सदनों में जो हमारा महान्यायवादी था, उस महान्यायवादी को लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार था। सेम जो महाअधिवक्ता होता है राज्य में, उस महाअधिवक्ता को और मंत्रियों को अगर किसी राज्य में एक सदन है, मान लीजिए विधानसभा है, तो उसकी बैठक में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। और यदि कहीं कहीं किसी राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं, तो उन दोनों सदनों की बैठक में भाग लेने का अधिकार मंत्रियों को और महाअधिवक्ता को है। जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को और महाअधिवक्ता को दोनों बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। स्पष्ट? लेकिन वो बोल सकते हैं पर वो वोट नहीं डाल सकते। वो वोट केवल अपने ही सदन में डाल सकते हैं और महाअधिवक्ता तो वोट डाल नहीं सकता। जैसे मान लीजिए जो मंत्री बनते हैं, वो मंत्री जरूरी नहीं है कि सारे विधानसभा के सदस्य हों। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो विधान परिषद के सदस्य हों और उनको राज्य में मंत्री बना दिया गया हो। तो जो मंत्री होगा वो मंत्री विधान परिषद में भी बैठ सकता है, विधानसभा में भी बैठ सकता है, उसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, वो बोल भी सकता है। और जो महाअधिवक्ता है, राज्य का एडवोकेट जनरल है, वो राज्य का एडवोकेट जनरल यानी जो महाअधिवक्ता है वह भी विधानसभा या विधान परिषद दोनों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है। और जिन जिन समितियों में नाम है उन सारी समितियों में वो बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है। लेकिन याद रखना, जिस प्रकार से भारत की संसद में महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल भी वोट नहीं दे सकता। क्लियर? और उसके बाद एक और चीज, जो मिनिस्टर होते हैं, राज्य में जो मंत्री होते हैं, वो राज्य के मंत्री विधानसभा के भी हो सकते हैं और विधान परिषद के भी हो सकते हैं। जो मंत्री विधानसभा का होगा, मान लीजिए कोई एमएलए है विधानसभा का, एमएलए, अगर एमएलए मान लो मिनिस्टर है, तो अगर किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग करनी है, अगर वोट डालना है, तो वो जो एमएलए है केवल विधानसभा में वोट डाल सकता है। और जो भले ही वो मंत्री है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति एमएलसी है और वो भी मिनिस्टर है, तो एमएलसी होकर के जो मिनिस्टर है, अगर कभी वोटिंग का समय आएगा तो वो वोटिंग केवल और केवल अपने सदन यानी जो विधान परिषद है उसी में कर सकता है। तो बिल्कुल सिंपल प्रावधान है। केंद्र सरकार में जो मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं। केंद्र सरकार में जो भी मंत्री हैं वो लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। जो मिनिस्टर है वो दोनों सदनों में जा सकता है। मंत्री किसी भी सदन में जा सकता है, किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मंत्री भी केवल और केवल अपने ही सदन में वोट डाल सकता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो केवल लोकसभा में वोट डालेगा, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में वोट डालेगा। उसी प्रकार से किसी राज्य के विधानमंडल में
मंत्री विधानसभा का सदस्य भी बन सकता है, विधान परिषद का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, लेकिन जब कभी वोट डालने की बात आएगी तो विधानसभा का सदस्य केवल और केवल विधानसभा में वोट डालेगा और विधान परिषद का जो मिनिस्टर है वो केवल और केवल विधान परिषद में वोट डालेगा। उनको ये नहीं है कि वो दूसरे सदन में जाके वोट डाल दे, भले ही वो मंत्री होने के नाते वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी कमेटी में वो जा सकते हैं। और जो महाअधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, वो है एडवोकेट जनरल भी दोनों सदनों की कार्यवाहियों में बैठ सकता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो। वह बोल भी सकता है, वह वहां बोल भी सकता है, अपनी बात भी रख सकता है, लेकिन महाअधिवक्ता को वोटिंग का राइट नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकता। क्लियर? तो आज हम लोग अपनी चर्चा यही विधानमंडल तक रखेंगे और मुझे लगता है बहुत साधारण प्रोविजन थे, क्योंकि हम सब लोगों में से अधिकांश जो लोग हैं, हम में से अधिकांश लोगों को जानकारी होती है विधायक के बारे में। तो विधायक का तो हम सब लोग जानते ही हैं, सब लोगों को पता ही है कि जो विधायक हैं वो कैसे चुने जाते हैं। विधान परिषद की चर्चा हमने कर ली है डेप्थ में, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में, आप में से बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से भी हैं, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से भी चर्चा में हैं, बहुत सारे लोग उत्तराखंड से भी ये सेशन देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे ऐसे राज्यों से हैं जहां पर विधान परिषद का गठन नहीं होता, विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। तो उन सबके ज्ञान के लिए भी हमने विधान परिषद पर पूरी व्याख्या की कि किस तरीके से विधान परिषद का गठन होता है। उसके अलावा महाधिवक्ता और बैठकों की हमने चर्चा की। तो कुल मिलाकर के हम लोग आज अपनी चर्चा विधानमंडल तक रखेंगे। कल हम विधानमंडल की जो कार्यवाही और प्रक्रिया है उससे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है आज का जो हमारा सेशन है बहुत सिंपल था, सबकी समझ में आ गया होगा। शायद कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो किसी को समझ में ना आया हो। मतलब अगर इस चर्चा को किसान या गांव के ऐसे लोग भी अगर देख रहे होंगे जो उन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन हासिल नहीं की है, उनको भी बहुत आसानी से विधायक, विधान परिषद सदस्य बनना, उनके चुनाव आदि समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपका है, कोई प्रश्न है आपका, तो आप लोग अब वह प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। और फिर हम अपने सेशन के आखिरी पड़ाव की तरफ जाएंगे, कविता पाठ की ओर। और जो कविताएं हमको मिलती जाती है वो कविताएं हम लोग आपके बीच में रखते हैं। आज एक बहुत सुंदर कविता हम लोगों के बीच में रखी गई है, मध्य प्रदेश की तरफ से आज आई है। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की तरफ से कविता हमारे बीच में आ चुकी है, उत्तर प्रदेश से कविता हमारे बीच में आ चुकी है, छत्तीसगढ़ से शायद कोई कविता हमें अभी तक नहीं मिली है। आज की कविता मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। तो अगर कोई सवाल आपका है, कोई क्वेश्चन आपका है, कोई भूपेंद्र पार्षद के चुनाव हम तब करेंगे जब हम नगर पालिकाएं पढ़ेंगे। जब हम लोग नगर पालिकाएं पढ़ेंगे तब हम लोग नगर पालिकाओं के विषय में जानकारी करेंगे। और जब हम लोग जिला पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज के बारे में, तो हम जिला पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे, वो आएगा आगे। लोधी लाला भैया सिंह का कहना है कि विधान परिषद की जरूरत क्यों होती है। देखिए, विधान परिषद का ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन कहीं कहीं विधान परिषद को इसलिए बनाया गया था ये सोच करके कि किसी कोई कानून जल्दबाजी में ना बने, तो एक सदन होना चाहिए, इस कारण से उसको बनाया गया। और कुछ विद्वान जो लोग हैं, समाज सेवा, कला, साहित्य और सहकारिता के, उनको भी राज्य में अपनी बात रखने का और उनके ज्ञान का लाभ राज्य को मिल सके, इसलिए इसको प्रावधान को किया गया। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इसको नहीं माना। विधान परिषद, विधानमंडल में आरक्षण की व्यवस्था है। डॉक्टर नारायण पटेल जी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति और SC ST के लिए आरक्षण है, लेकिन बाकी सारी सीटें सामान्य होती हैं। कैन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म इन स्मॉल स्टेट? दिनेश श्वेता सिंह का सवाल है कि छोटे राज्यों में विधान परिषद, आमतौर पर छोटे राज्यों में उसकी आवश्यकता ही नहीं है, बड़े राज्यों में ही इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है विधान परिषद की। और जैसा हमने कहा कि 40 कम से कम उसके मेंबर होने चाहिए, तो बहुत मुश्किल है छोटे राज्यों में इसको बनाना। महेंद्रपाल राजपूत जी ने कहा है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 30 साल हो, वह विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। केवल इतनी ही योग्यता चाहिए। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन?
सुनील सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो दोनों सदनों के यानी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं है और 6 महीने होने वाले हैं। ऐसे में क्या होगा? तो आप विश्वास करिए कि 6 महीने होने से पहले या तो वो विधायक बन जाएंगे या वो विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। 100% आप समझ लेना। यश प्रताप सिंह का कहना है कि हाउ बिल्स आर इंट्रोड्यूस इन सच स्टेट्स। तो वी विल डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेशन एंड लेटर। हम लोग जो संविधान के जो आगे के प्रोविजन है, वी विल डिस्कस ऑन दैट। यश प्रताप सिंह जी, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोगों के पास अभी संविधान में विधानसभा के जो विधान बनाने का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, दैट इज पेंडिंग, सो वी विल डिस्कस इट लेटर। क्लियर? और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, और कोई सवाल? मुझे लगता है काफी सिंपल था। ये जो चर्चा थी इसमें बहुत साधारण प्रोविजन थे। क्यों? और इसलिए भी साधारण आपको लगा होगा क्योंकि हम लोग विधायक सबको जानते हैं, सब लोग वोट डालते हैं, सबको पता है कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो ये एक बहुत आसान सा प्रोविजन थे संविधान के। आज जो 10 अनुच्छेद हमने किए हैं, बहुत सिंपल प्रोविजन थे और हमारा टारगेट यही रहता है। तो चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं, कविता की ओर जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा सवाल आपके नहीं होंगे। आज हमारे बीच में जो कविता है वो आई है स्वामी केशवानंद जी की पावन भूमि भिंड मध्य प्रदेश से। स्वामी केशवानंद जी की पावन भूमि रजपुरा धाम भिंड मध्य प्रदेश, वहां से हमारे बीच में कविता है। और कविता हमारे बीच में भेजी है शिक्षक हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़े विचारक भी हैं हमारे समाज के, श्री भंवर सिंह नरवरिया जी। उनके माध्यम से कविता हमें प्राप्त हुई है और उस कविता को आज हम लोग आप लोगों के बीच में रखेंगे। अब यदि कोई आपका सवाल रह जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं कमेंट में उसके नीचे कमेंट करके उसका आंसर दे दूंगा। क्लियर? चलिए, तो ये स्वरचित कविता है भंवर सिंह नरवरिया जी। माध्यमिक शिक्षा में आप शिक्षक हैं और जैसे आपने देखा था ना कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसमें से 1/12 लोगों को माध्यमिक शिक्षक ही चुनते हैं। तो आप जो उसी कैटेगरी में आते हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं आप। और ये कविता है कोरोना के ऊपर, जो कोरोना संकट है, कोरोना महामारी है, उसके ऊपर ये कविता है। तो आप सभी लोग बड़े धैर्य से और इस कविता को सुने। भंवर सिंह नरवरिया जी का हम लोग स्वागत करते हैं। क्लियर? जैसा मैंने कहा ना, विधान परिषद राज्य की अपनी आवश्यकता है। कोई राज्य चाहे तो बनाए, कोई राज्य ना चाहे तो ना बनाए। क्लियर? आगे हम लोग आते हैं। सो कविता शुरू की जाए। एक बार सब लोग सहमति दे दीजिए आप लोग कविता आरंभ करने की। कोई भी क्वेश्चन सवाल रह जाएगा तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग कविता शुरू करते हैं। तो कविता कुछ इस तरीके से है, गद्य में उन्होंने लिखी है, कविता गद्य में लिखी है और शब्दों पर आप जाइए। भंवर सिंह नरवरिया जी चर्चा के शुरू में तो थे, शायद कहीं निकल गए हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो सकता है बाद में वो हमें ज्वाइन करें। कविता है इस तरीके से, कोरोना वायरस आया, भारी जन तबाही लाया। कोरोना वायरस आया, भारी जन तबाही लाया। भारत में भी तू दबे पांव घुसाया। कोरोना वायरस आया, भारी जन तबाही लाया। भारत में भी तू दबे पांव घुसाया। यहां का जनजीवन बेहाल बनाया। यहां का जनजीवन बेहाल बनाया। घरों में कैद यहां हर हस्ती हो गई। तेरे आने से जो जिंदगी दौड़ रही थी दौलत के पीछे, वो दौलत कितनी सस्ती हो गई। घरों में कैद यहां हर हस्ती हो गई। तेरे आने से जो जिंदगी दौड़ रही थी दौलत के पीछे, वो दौलत कितनी सस्ती हो गई। घरों में कैद यहां हर हस्ती हो गई। आगे लिखा है,
कोरोना तेरे आने को क्या कहूं, कोरोना तेरे आने को क्या कहूं, जिंदगी के कई चेहरे तूने दिखलाए हैं। कोरोना तेरे आने को क्या कहूं, जिंदगी के कई चेहरे तूने दिखलाए हैं। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, घर घर होता है ये बतलाया है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखलाया है, घर घर होता है यह सिखलाया है। जब विपत्ति आती है, जब विपत्ति आती है तो घर की याद सताती है। जब विपत्ति आती है तो घर की याद सताती है। जिंदगी नए नए प्रश्न दिखलाती है। लोग पैदल सफर कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा। जिंदगी नए नए प्रश्न दिखलाती है। गांव घर मां आवाज देकर बुलाती है। गांव घर मां आवाज देकर बुलाती है। कोरोना तेरे आने को क्या कहूं, कोरोना तेरे आने को क्या कहूं, तेरे आने से कुछ व्यापारी माला माल हो गए। कोरोना तेरे आने को क्या कहूं, तेरे आने से कुछ व्यापारी माला माल हो गए। ऐसे व्यापारी जिन्होंने गलत आचरण को दिखाया है कि कीमतें बढ़ा बढ़ा करके, उसके बारे में है ये। कोरोना तेरे आने को क्या कहूं, तेरे आने से कुछ व्यापारी माला माल हो गए। न जाने कितने किसान मजदूर कंगाल हो गए। जिसे लोग ढूंढते थे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में, जिसे लोग ढूंढते थे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में, वो मिला हमें पुलिसकर्मी सफाई कर्मी और चिकित्सालय में। वाह क्या बात है। जिसे लोग ढूंढते थे मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे में, वो मिला हमें पुलिसकर्मी सफाई कर्मी और चिकित्सालय में। आगे, कोरोना वायरस तू कहां से आया, कोरोना वायरस तू कहां से आया, भारी जन तबाही लाया। कोरोना वायरस तू कहां से आया, भारी जन तबाही लाया। कोरोना तेरे आने से, अच्छा लक्ष्य के ऊपर भी कुछ लाइनें लिखी हैं नरवरिया साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली लाइन में लक्ष्य का नाम आया है। कोरोना वायरस तू कहां से आया, भारी जन तबाही लाया। कोरोना तेरे आने से लक्ष्य संगठन ने भी ठाना, कोरोना तेरे आने से लक्ष्य संगठन ने भी ठाना, मदद को हर उस शख्स की जो हर घर से बेगाना। कोरोना तेरे आने से लक्ष्य संगठन ने भी ठाना, मदद को हर उस शख्स की जो हर घर से बेगाना। अरे नरवरिया साहब ने कविता, धन्यवाद नरवरिया जी। कोरोना तेरे आने से लक्ष्य संगठन ने भी ठाना, मदद को हर उस शख्स की जो घर से है बेगाना। लक्ष्य संयोजक अमरपाल जी रोज ही राह दिखाते, प्रतिदिन मोबाइल पर संविधान का पाठ पढ़ाते। प्रतिदिन हो रही अब संविधान पर चर्चा, इस कार्य में नहीं हो रहा किसी लक्ष्य स्वयं सेवक का खर्चा। प्रतिदिन मोबाइल पर संविधान का पाठ पढ़ाते, प्रतिदिन हो रही अब संविधान पर चर्चा, इस कार्य में नहीं हो रहा किसी लक्ष्य स्वयं सेवक का खर्चा। कोरोना वायरस तू कहां से आया, भारी जन तबाही लाया। कोरोना वायरस तू कहां से आया, भारी जन तबाही लाया। कोरोना वायरस बहुत हो गया, तुझे भी अब जाना होगा। कोरोना वायरस बहुत हो गया, तुझे भी अब जाना होगा। भारत की एकता के आगे तुझे हारना होगा, तुझे हारना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सिंह नरवरिया साहब इस सम्मान के लिए और इस कविता के लिए, और सभी लक्ष्य स्वयं सेवकों के लिए और समाज के सभी लोगों के लिए कि इस मुश्किल और विपत्ति की घड़ी में आप लोगों ने आगे बढ़ बढ़ कर लोगों की मदद की, भोजन पहुंचाया, लोगों से फोन से बात की, तमाम तरह का सहयोग आप सभी लोगों ने ऐसे लोग जो फंस गए थे, ऐसे लोग जो मुश्किल में थे, विपत्ति में थे, उनका सहयोग किया। तो पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने समसामयिक संदर्भ में यहाँ लिखी और पूरा देश आपकी कविता से परिचित हुआ।
हम सभी लोग यही कामना करते हैं कि आपकी लेखनी इसी तरह चलती रहे और अच्छी अच्छी रचनाएं हम लोगों को आपके माध्यम से मिलती रहें। खास करके आप शिक्षक हैं और शिक्षक एक अच्छा लेखक होता है। चलिए, तो आज का सेशन अब अंतिम पड़ाव पर है और हम लोग क्योंकि अब समय हो गया है सभी लोगों के कार्य का भी, हालांकि आप जो लॉकडाउन में हैं वो लोग अपने घरों में रहेंगे, लेकिन हम लोगों को ऑफिस के काम देखने होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सब लोगों ने इस सेशन में सहभागिता की और संविधान और सामाजिक विषयों की हम लोगों ने एक चर्चा की। उम्मीद है इसी तरीके से हम लोग आगे भी ये सारी चर्चाएं करते रहेंगे। और आप सभी लोग लॉकडाउन में बिल्कुल सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस समय का लाभ उठा करके अपने परिवार को इसका समय दीजिए जो समय आपको मिला है। और अध्ययन, जिसको हम लोग कहते हैं स्वाध्याय आप करते रहिए, कुछ ना कुछ किताबें आप लोग पढ़ते रहिए। जैसा मैंने आज 2 किताबें आपको सुझाई हैं, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल बुक है। और जिन लोगों के पास है, अगर कोई पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होगी तो मैं देखता हूं, शायद पीडीएफ है नहीं उस किताब की सॉफ्ट में, तो आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, अपना बहुत कीमती समय आप दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।